हेलो बच्चों, मैं रमाकांत आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले बताइए कि आपके जो चैप्टर हैं टोटल अभी तक 6 हो गए हैं ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर, तो क्या आपको कॉन्फिडेंस आ गया है? बिल्कुल आ गया होगा, निश्चित रूप से आ गया होगा। आप कमेंट करके बताएं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आया कि नहीं कि उन 6 चैप्टर से हम कम से कम 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन निश्चित रूप से करके आएंगे, यानी पास तो अब हम हो ही जाएंगे। पास होने की बात अब हमारे दिमाग से निकल चुकी है कि हम पास होंगे या नहीं। अब तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है कि हमारे मार्क्स कितने आएंगे। पास होने वाली कंडीशन तो हमारी दिमाग से निकल चुकी है कि हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया होगा और आ ही जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं। अब आपको तो केवल नंबर के बारे में सोचना है। मैंने इतना कुछ करा दिया है और आगे भी इतना कुछ करा दूंगा आपको कि अब आपको पास होने की बात तो आपके दिमाग से निकल ही जाएगी। अब सिर्फ बात रहेगी कि हमारे नंबर 50 में से 40 आएंगे, 45 आएंगे, या 50 में से 50 आएंगे, या 35 नंबर आएंगे, है ना। पास तो आप निश्चित रूप से हो ही जाएंगे। अब फिर वही बात है कि शर्त सिर्फ यह होगी पास ना होने की कि आप ही चाहें कि हमें पास नहीं होना है, तो ही ऐसा संभव है। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि आप पास ना हो। पास तो निश्चित रूप से आप हो जाएंगे अगर इन सबको आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो उसी यूनिट का है जिस यूनिट का आपने लास्ट लेक्चर किया था, वर्क एनर्जी पावर वाला। उसी यूनिट का दूसरा लेक्चर है जिसका नाम है घर्षण यानी फ्रिक्शन। ठीक है, तो 12 में से जो मैंने 7 यूनिट को 12 में कन्वर्ट किया है, उसमें से अगर हम देखें तो 7वां जो लेक्चर हमारा बैठता है वो ये 7वां लेक्चर है फ्रिक्शन का। तो मैंने आज आपके लिए एक और काम कर दिया है कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर से हो सकते हैं वो मैंने आपको यहां पर लिख दिए हैं। मैं सामने से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन आपके पास बने रहें। ठीक है, तो ये हैं आपके वो क्वेश्चन। अब मैं एक एक करके इन क्वेश्चन को आपको बताता हूं कि इनको कैसे लिखना है और इनके अंदर कितना लिखना है, क्या लिखना है, इनको मैं समझा के आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि घर्षण बल क्या है, इसके नियम बताइए। यानी फ्रिक्शनल फोर्स को डिफाइन करना है, नंबर 1। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, इसको क्या कहते हैं हम? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को डिफाइन करना है और इसके लॉज बताने, क्या क्या नियम हैं इसके फ्रिक्शनल फोर्स के, फ्रिक्शन के नियम क्या क्या हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? जब कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर चलती है ना, 2 सरफेस मान लेते हैं, 2 सरफेस हैं, वो जब मोशन करती हैं, दोनों रिलेटिव मोशन करती हैं, तब क्या होता है, उनके बीच में एक फोर्स काम करता है जो उनके मोशन का अपोज करता है, यानी उनको रोकने की कोशिश करता है। उनका जो मोशन है उनको रोकने की कोशिश करता है। ये जो बल लगता है जिसके कारण एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, एक प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न होता है जिससे उनका मोशन कम होता है, यानी वो रुकने की कंडीशन में आ जाते हैं। उसी बल को या उसी फोर्स को हम कहते हैं घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब बात करते हैं इसके नियम की। तो इसके नियम क्या हैं? सबसे पहला कि ये जो सरफेस होती हैं, है ना, जो सरफेस है यानी जो तल हैं जिनके ऊपर उस बॉडी को चलना है, या 2 बॉडीज जो हैं उनके जो तल हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। नंबर 1 बात कि उनकी प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। नंबर 1 उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, उसकी जो प्रकृति है उस पर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितना घर्षण बल लगेगा। जितनी उसकी रफ प्रकृति होगी उतना ही उसके ऊपर ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। जितनी उसकी रफनेस कम होगी यानी स्मूथनेस होगी उतना ही फ्रिक्शन कम लगेगा। ठीक है, रफनेस ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जहां पर स्मूथ सरफेस होती है वहां पर फ्रिक्शन कम होता है और जहां पर रफ सरफेस होती हैं वहां पर जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो पहला नियम तो यह है कि प्रकृति पर डिपेंड करता है। नंबर 2 बात कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो जिधर को बॉडी चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है ना, ये कोई बॉडी है और इसका जो मोशन है वो इधर को है, इधर को आपने फोर्स F लगा रखी है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है।
ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा उसके अपोजिट होती है। तीसरा होता है जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके रिएक्शन के। मान लेते हैं रिएक्शन कितनी है n, तो रिएक्शन के n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स उसके रिएक्शन के, जो रिएक्शन है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके कुछ इसके नियम हैं घर्षण बल के। तो पहला क्वेश्चन आपका ये क्लियर होता है। दूसरा क्वेश्चन है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, ठीक है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं इसको हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से आप क्या समझते हैं, है ना, और इसके नियम तो इसके भी वही हैं लगभग। सीमांत घर्षण को समझते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या चीज ये। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मान लेते हैं कि एक बॉडी है, कोई सरफेस ले लेते हैं, उसके ऊपर कोई बॉडी रखी है, मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है ना, इसके ऊपर ये कोई बॉडी रखी है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, ये कोई बॉडी रखी है इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसकी चलने की टेंडेंसी है। ठीक है, अभी इसको ऐसा ना लेकर के चलिए एक काम करें, इसको दूसरा बनाते हैं, दूसरे तरीके से समझाते हैं, उसमें जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, ये कोई सरफेस है ना, ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर ये कोई बॉडी रखी हुई है। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, एक फोर्स लगा दिया F, क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगा Fs, यानी जिसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल पैदा हो जाएगा, कितना, जितनी आपने फोर्स लगाई है उतना ही यहां पर एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस फोर्स की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये एडजस्टेबल होता है, ये फोर्स एडजस्टेबल होता है, अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, इसके हिसाब से ही अपने आप को लगातार एडजस्ट करता रहता है, एडजस्टेबल फोर्स होती है ये। ठीक है, अब इसकी वैल्यू और बढ़ा दें तो इसकी वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी। अगर हम इस तरह से लगातार इसकी वैल्यू को बढ़ाते रहें तो इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगी, एक लिमिट के बाद इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और बढ़ना बंद हो जाएगी। ठीक है, यानी इसकी एक वैल्यू है, उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ना बंद हो जाएगी। ठीक, F, कैपिटल F की जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई है उसकी एक वैल्यू है, उसके बाद इसकी और वैल्यू बढ़ना बंद हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, अब और नहीं बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगा कि अगर इस F की वैल्यू को थोड़ा सा भी बढ़ा दें हम, तो ये बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अभी तक चली नहीं थी बॉडी, क्योंकि इधर फोर्स लगाते थे तो इधर डेवलप हो जाती थी, इधर और बढ़ाते थे तो ये बढ़ जाती थी, और बॉडी अपनी जगह ही रुकी रहती थी। लेकिन अब वो स्थिति आ गई है कि इन दोनों की फोर्स बराबर है, पर ये मैक्सिमम हो गई है। अब इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये बॉडी चलने लगेगी, क्योंकि अब ये और नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इस FSK का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसके बाद बॉडी चलना प्रारंभ कर देगी, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिस फोर्स के बाद बॉडी चलना स्टार्ट कर दे। तो आई थिंक ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमांत घर्षण क्या है। ठीक है, नियम इसके वही हैं जो आपने पढ़ लिए हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है घर्षण के लाभ तथा हानियां। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आप सब जानते हैं लाभ क्या है और हानि क्या है। एक दो के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ क्या क्या लाभ है इसके, कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम पैदल नहीं चल सकते थे, है ना, हम बैठ नहीं सकते थे, हम पेन से लिख नहीं सकते थे, जो हम पेन से लिख पा रहे हैं वो हम नहीं लिख सकते थे। ठीक है, गाड़ियां नहीं चल सकती थी। ये सारी लाभ हैं फ्रिक्शन के। हानियां क्या है इसकी, हानि बहुत सारी हानियां हैं, जैसे इससे एनर्जी का बहुत लॉस होता है, फ्रिक्शन की वजह से ही एनर्जी का लॉस होता है। जो हमारी मशीनरी है ना, उसमें जो एनर्जी खर्च होती है हमारी, इस फ्रिक्शन की वजह से ही होती है। हालांकि फ्रिक्शन की वजह से ही वो चलती भी है,
है ना। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ही उसके अंदर एनर्जी का लॉस भी होता है। जो उसके पुर्जे हैं, है ना, मशीनरी जो घिसती है, वो भी किसके कारण घिसती है? फ्रिक्शन के कारण ही घिसती है। तो इस तरह से ये कुछ इसके लाभ और हानि है। तो इसमें ऐसा ना करें आप, इसका भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें कितना लिखना चाहिए आपको। कम से कम आपको 4-5 लाभ और 4-5 हानियां लिख देनी चाहिए। ऐसा ना करें एक लाभ लिखा और एक हानि लिखे और बस दैट्स ऑल, नहीं, इतना कम ना लिखें, क्योंकि आपको नंबर पूरे लेने हैं। तो आप 4-5 हानियां और 4-5 लाभ इसके अंदर जरूर लिख दें, है ना, इतना जरूर लिख दें इसके अंदर, तब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन पूछ लिया जाता है। तो ये एक तरह से फ्री के नंबर है, पर यहां पर फ्री के नंबर में भी गड़बड़ यही हो जाएगी कि आप एक लाभ एक हानि लिख करके और चले आएंगे। तो इतना ना करें। अब आपको मैंने बता दिया है, तो निश्चित रूप से अब आप ऐसा नहीं करने वाले, और आपको इस क्वेश्चन पे भी, अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो इस पे भी अब आप पूरे नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो मैं लगातार आपको दे रहा हूं और लगातार देता रहूंगा, और मैं निश्चित रूप से मान सकता हूं इस बात को, और आप भी मानेंगे इस बात को, कि जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे अपना ये 12 चैप्टर इस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर, तो आपके पास इतनी टिप्स हो जाएंगी कि मात्र उन टिप्स की वजह से ही आपके कम से कम, बहुत कम करके बता रहा हूं मैं, कम से कम जितने आपके नंबर इस बैच को करने से पहले आते हैं, मैं कहता हूं कि अगर आप सारे क्वेश्चन आपको आते थे यहां से मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं उसके ये करने के, ये ना करके भी आपसे मैं कहता हूं वो सारे क्वेश्चन आपको आते थे, है ना। सिर्फ टिप्स की बात कर रहा हूं मैं, कि जो टिप्स मैं दे रहा हूं सिर्फ उस टिप्स की वजह से आपके 8 से 10 नंबर निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। तो 8 से 10 नंबर बढ़ना टिप्स के कारण काफी होता है, बहुत कुछ होता है वो। ठीक है, 10 नंबर का मतलब हो गया 50 में से 10 नंबर, 20% नंबर आपके टिप्स की वजह से आ गए, और बाकी जो आएंगे वो तो आपके आएंगी। तो आप निश्चिंत हो गए होंगे, और मैं भी निश्चिंत हूं कि आपके अच्छे नंबर आने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थैतिक घर्षण एवं गतिज घर्षण में अंतर। फोर्थ क्वेश्चन है स्थैतिक घर्षण एवं गतिज घर्षण में अंतर, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। स्थैतिक का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, और गतिज का मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में डिफरेंस बताना है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन में डिफरेंस बताना है। बहुत आसान सा डिफरेंस है। जब कोई बॉडी मोशन में ना हो, है ना, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, जैसे ही हमने फोर्स लगाई थी अभी, और उसके बाद इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुई थी और बॉडी अभी मोशन में नहीं आई है। ठीक है, तो इसके कारण एक फोर्स डेवलप हुआ है, जो एफ लगाई, इसके कारण एक फोर्स डेवलप हुआ है जिसने इसको बॉडी को चलने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये जो फोर्स डेवलप हुआ है ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण। ठीक है, और सीमांत घर्षण यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद इसको अगर इसको हम बढ़ाते रहें तो इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, और एक टाइम के बाद ये बढ़नी बंद हो जाएगी, और उसको हमने क्या नाम दिया था, सीमांत घर्षण यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद क्या होगा, अगर इसको बढ़ाएंगे तो बॉडी चलने लगेगी। ठीक है, तो चलने लगेगी बॉडी, तो क्या ये खत्म हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स खत्म हो जाएगी? नहीं, खत्म नहीं होगी। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स एफएस ना होकर के ये हो जाएगी एफके। एफके मींस काइनेटिक फ्रिक्शन यानी गतिज घर्षण। तो जब बॉडी गति में आ जाती है, गति करने लगती है बॉडी यानी मोशन में आ जाती है, तब उसमें जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको कि जब रुकी हुई है बॉडी तब जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और जब मोशन में आ जाती है तब काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, यहीं पर मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा बड़ा होता है। एफएस ऑलवेज ग्रेटर देन एफके। ये आपने फील भी किया होगा कि जब मान लेते हैं कि आपके पास कोई बाइसिकल है, जब आप उसको चलाना शुरू करते हैं, चलाना शुरू मीन्स उसको स्टार्ट एक तरह से करते हैं, पैर मार करके चलाना शुरू करते हैं, तो आपको ज्यादा पावर लगानी पड़ती है ना, और जब वो चल जाती है उसके बाद उसको उसी स्पीड से चलाए रखने के लिए उतनी पावर की जरूरत नहीं पड़ती है।
इट मींस कि जब स्टार्ट किया आपने तब फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा था, और जब वो चल गई उसके बाद उसको उसी मोशन में बनाए रखने के लिए, उसका मोशन बनाए रखने के लिए जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कम है, क्योंकि पावर कम लगानी पड़ रही है। तो वहां से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि Fs ऑलवेज ग्रेटर देन Fk। तो यहां पर एक चीज और नहीं आपको पता लग गई होगी इस क्वेश्चन से अलग भी, ताकि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट होकर के आए तो भी आपको आंसर देने में दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण बल। घर्षण बल संरक्षी या असंरक्षी बलों में से कौन सा होता है? फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, क्वेश्चन समझे, फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है? ठीक है, घर्षण बल संरक्षी होता है या असंरक्षी बल होता है, यह है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्टेड है, तो इसलिए इसको अजीब सा ना समझे। ये इसी रूप में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उठाया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव होती है ना, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है? तो कौन सी होती है? सबसे पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स, जो हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में भी, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसका वर्क हम वापस प्राप्त कर सकें, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसका हम वर्क प्राप्त ना कर सकें। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? कुछ जगह प्राप्त कर सकते हैं, यस, कुछ जगह प्राप्त कर सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स से आजकल बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस बना दी गई कि वहां पर फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, और उस फ्रिक्शन में जो एनर्जी लॉस हो रही है उस एनर्जी से हमने कुछ और चीज बना ली, सपोज इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर ली हमने, है ना, इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो इसको हम संरक्षी बलों की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट है लोटनी घर्षण, है ना, यहां पर घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लोटनी घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन बेसिकली जो अगर कोई बॉडी गोल है ना, अगर कोई बॉडी गोल है तब उसके ऊपर लगने वाले जो फ्रिक्शन है उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी स्फीयर टाइप या सर्कुलर बॉडी है ना, तो उसको हम कहते हैं लोटनिक फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे आपने देखा कि एक किसी बॉडी को लुढ़काना आसान है ना, लुढ़काना आसान होता है जबकि उसको खींचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लुढ़काना आसान में कैसे? मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉक्स है ना, भारी बॉक्स, उसको आप खींचें या धक्का दें तो बहुत मुश्किल है उसको धक्का देना या खींचना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। आप क्या करें, उसके नीचे व्हील लगा दें, छोटे छोटे से व्हील लगा दें, चाहे बहुत छोटे व्हील लगा दें, और उसके बाद उसको आप ऐसे एक हाथ से खींच करके ले जाएं, इजीली खींच जाएगा। इट मींस कि हमने क्या किया, वहां पर व्हील लगा दी। व्हील मींस कोई सर्कुलर यानी सर्कुलर चीज हमने लगा दी, रोल करने वाली चीज लगा दी जो रोल कर रही है वहां पर, है ना। अगर हम कोई बॉडी ऐसी लगा दें जिससे हम रोल कर सकें तो हम क्या पाते हैं कि वहां का जो फ्रिक्शन है वो अचानक से कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रोल करने वाली बॉडी है उसके कारण जो फ्रिक्शन होता है उसी को हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन जितने भी फ्रिक्शन हैं उन सभी में सबसे कम होता है। इसीलिए हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा हो और हमें कम करना हो तो वहां पर उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है कि रोलिंग फ्रिक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है घर्षण कोण यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन तथा एंगल ऑफ रिपोज झुकाव कोण को समझाइए, है ना। इसको कैसे करेंगे इसको समझिए जरा। मैं अभी आपको अब ये हटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं रही है आई थिंक। तो झुकाव कोण यानी एंगल ऑफ रिपोज और दूसरा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या है इसको समझिए आप। एक फिगर से मैं आपको इसको समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और इसमें कोई दिक्कत ना हो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन
एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझे आप। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? मान लेते हैं कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर ये कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये mg cos थीटा होगा, ये mg sin थीटा होगा, ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल होगा, इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, इधर कोई रिएक्शन लगेगी, मान लेते हैं वो n है, ठीक है। तो उस एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जिस एंगल के बाद बॉडी नीचे की तरफ को आना स्टार्ट कर दे, यानी यहां से फिसलना प्रारंभ कर दे। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है, तो एक एंगल हमने दिया हुआ है, ये बॉडी अभी नहीं चली है, हमने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, ये बॉडी अभी भी नहीं चली, हमने थोड़ा और एंगल बढ़ाया, अब ये बॉडी चलने लगी, ठीक है। तो वो मिनिमम एंगल, ये कौन सा? वो मिनिमम एंगल जिस पर बॉडी चलना स्टार्ट कर दे, वो मिनिमम एंगल जिस पर बॉडी चलना स्टार्ट कर दे, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम यहां से बड़ी आसानी से निकाल भी सकते हैं। इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कितना होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज की फॉर्मूला भी यही आएगा, यही फॉर्मूला आएगा। हम कैसे निकाल सकते हैं इसको? अगर आप निकाल के देखना चाहें तो निकाल भी सकते हैं आप, क्योंकि Fs और ये दोनों क्या है, इसको ऐसे निकाल सकते हैं आप कि mg sin थीटा माइनस Fs इज इक्वल टू 0, है ना। m इंटू ए होगा, लेकिन चूंकि बॉडी में अभी एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हमने m इंटू ए को 0 कर दिया, तो ये 0 हो गया। दूसरा mg cos थीटा n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और Fs इज इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू एन, म्यू एन, या इसको क्या लिख सकते हैं? म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या है यहां से? mg cos थीटा, ठीक है। Fs की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन निकल के आया। ये बेसिक इक्वेशन है जिनसे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां से करना चाहें आप, देखो कितना हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू एस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। और दोनों को डिवाइड कर दें, ये इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? ये होगा आपका mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा इज इक्वल टू म्यू, mg से mg, तो ये क्या बचा? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो इस तरह से ये निकल के आया था, जो मैंने यहां पे डायरेक्ट लिखा था। क्लियर? अगला है झुकाव कोण, यानी एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या चीज है? एंगल ऑफ रिपोज है कि हमने क्या किया कि ये बॉडी यहां से, अगर इस एंगल को हमने बढ़ाना स्टार्ट किया तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये बॉडी चलने वाली होगी, अभी चली नहीं है ना, चलने वाली होगी। वो एंगल जिस पर बॉडी चलने वाली है लेकिन अभी चली नहीं है, उसके बाद अगर और एंगल बढ़ा देंगे तो चल जाएगी। जिस पर फिसलना स्टार्ट कर दी वो तो हमारा हो गया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और जिस पर बॉडी अभी चली नहीं है, चलने वाली है ना, उसके बाद चल जाएगी, वो होगा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक, वो होगा एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला भी यही आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन कितना ज्यादा होता है उसको हम आसानी से कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए हम यही मान लेते हैं मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली, यही मान लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू इसकी वैल्यू है, और tan थीटा इज इक्वल टू म्यू ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। दोनों वैल्यू हम इसको इसके लिए यूज कर सकते हैं और इसके लिए इसको यूज कर सकते हैं, यानी दोनों के लिए सेम यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा बड़ा होता है इसके मुकाबले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका एंगल ऑफ रिपोज का और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जिनमें आपको कुछ लिखना था, है ना। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हम लेते हैं वो है हमारे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या है, उनको लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी इसमें से अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लें, उनको भी बिल्कुल ना छोड़ें। और मैं आपको अभी
उस टाइप के सभी क्वेश्चन कराने वाला हूं जिस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन हो गए थे टोटल 7 क्वेश्चन हो गए हैं। तो 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं पढ़े देता हूं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूर्व वर्षों में आया हुआ है। क्षैतिज से 30 डिग्री ढलान वाले नत तल पर एक गुटका ठीक स्थिर अवस्था में है। गुटके और तल के मध्य घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये मैंने एक बार पढ़ दिया आपको, आप इसको सुन भी सकते हैं दोबारा से ताकि आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाए। अब मैं बताता हूं इसको, जो जिनको हिंदी में समझ में ना आया हो उनको बताता हूं कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, इससे 30 डिग्री के एंगल, इस तरह से एक 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंक्लाइन प्लेन है। इसके ऊपर एक गुटका रखा हुआ है, ये कोई गुटका रखा है, अभी क्या है, ठीक स्थिर स्थिति यानी रेस्ट पोजीशन में है, अभी ये चल नहीं रहा है, रेस्ट पोजीशन में है। तो ये जो गुटका रखा है और ये जो प्लेन है ना, सरफेस है, इनके बीच में म्यू की वैल्यू बतानी है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री, जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन इतना आसान, यस बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, आप इन चीजों से ना सोचे कि ये क्या दिया है, ये क्या दिया है। सिंपल फॉर्मूला है आपके पास कि म्यू निकालने का, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू tan थीटा होता है, और tan थीटा की वैल्यू आपके पास है tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ये आपका आंसर आ गया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने ले लिया। इस टाइप के क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं, सेम इसी टाइप का, मतलब सेम फॉर्मूला लगाने के लिए जो क्वेश्चन है पिछले 3-4 साल में 2 बार आ चुका है इस तरह क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 9। 80 किलोग्राम द्रव्यमान का, चलो मैं इसको लिखे देता हूं, 80 किलोग्राम द्रव्यमान का फायरमैन बचाव अभियान के दौरान एक खंबे से नीचे फिसलता है, एक खंबे से नीचे फिसलता है। ठीक है, नीचे की तरफ को फिसलता है। आधा क्वेश्चन आपको लिखते लिखते ही समझ में आ जाएगा। घर्षण बल 720 न्यूटन पर नियत है। ठीक है, फायरमैन का त्वरण ज्ञात कीजिए। फायरमैन का त्वरण ज्ञात कीजिए। जी इज इक्वल टू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है क्वेश्चन आपका। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, वो कैसे करेंगे हम, उसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। यहां पर बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्या कहा इसने, 80 किलोग्राम मास है किसी फायरमैन का, है ना, कोई फायरमैन है जिसका जो मास है वो 80 किलोग्राम है ना। बचाव अभियान के दौरान, बचाव अभियान चल रहा था कहीं पर, क्योंकि कहीं आग लगी हुई होगी तो वहां पर बचाव अभियान चल रहा था, उसके दौरान वो एक खंबे से नीचे की तरफ को फिसलता है ना। पोल है एक, उस पोल से, ये कोई पोल है, इस पर नीचे की तरफ को आता है, वो ऐसे नीचे की तरफ को फिसलता है फायरमैन। फ्रिक्शनल फोर्स 720 न्यूटन पर नियत है ना। फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रही है वो 720 न्यूटन की लग रही है। तो हम क्या कहेंगे, ये नीचे की तरफ को आ रहा था फायरमैन,
और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किधर की तरफ को लगती है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। मान लेते हैं कि वो कितनी है, Fs, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो फायरमैन का त्वरण यानी एक्सेलरेशन निकालना है कि किस एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ को आ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे इसके अंदर हम, क्योंकि ये दोनों की दोनों जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि mg के दो कंपोनेंट अब नहीं बनेंगे, है ना। क्योंकि अगर किसी एंगल के साथ आता है तो क्या होता है, mg के दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक को हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, यानी mg cos थीटा और mg sin थीटा बन जाते हैं। लेकिन जो चूंकि लाइन ऑफ एक्शन एक ही है तो इसलिए क्या होगा, mg के कोई भी दो कंपोनेंट नहीं बनेंगे। तो हम इन दो वेक्टर से ही यहां पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। mg और fs दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, तो हम क्या कहेंगे इसको, mg माइनस fs इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ, इन दोनों फोर्स का डिफरेंस होगा तभी वो नीचे की तरफ को आ रहा है, क्योंकि अगर डिफरेंस ना हो तो नीचे की तरफ को नहीं आएगा। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा कितना होगा, ये फोर्स है और ये भी एक फोर्स है, फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, और फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मींस m इंटू ए भी लिख सकते हैं उसको। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा ये बहुत बढ़िया तरीके से। अब यहां पर क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी वैल्यू तो आपके पास है तो रख ले। क्या है, 80 और इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 10 माइनस fs की वैल्यू कितनी है 720 इज इक्वल टू 80 और a की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहां से a को सिंप्लीफाई कर लें, कितना हो जाएगा 800 माइनस 720, 80a लिख लेते हैं इसको, 800 माइनस 720 इज इक्वल टू 80, तो a इज इक्वल टू 80/80 यानी a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगती है और बॉडी कैसे नीचे आती है, ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए और अब आपको आ गई होगी। ठीक है, ये था आपका ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको और चीजों का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर से हम लगभग सभी तरह की क्वेश्चन कर डालेंगे और ये चैप्टर भी आपका तैयार हो जाएगा। तो आपके तैयारी में एक चैप्टर और ऐड हो जाएगा, आपकी तैयारी में एक चैप्टर और कंप्लीट हो गया तो आप और अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं ऐसे ऐसे आपके सभी चैप्टर हम लगातार तैयार करवाते जा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, आपके चैप्टर लगातार इनको देखने से ही तैयार होते जा रहे होंगे। 10th क्वेश्चन है, इसको भी मैं लिखे देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 10 किलोग्राम का एक गुटका ऐसे आनत तल पर फिसल रहा है, आनत तल पर फिसल रहा है जो क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर झुका है, जो क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर झुका है। ठीक है, गुटके का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगी इस तरह के क्वेश्चन करने के बाद, और फिर आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटने वाले। जबकि गतिज घर्षण गुणांक 0.5 है, 0.5 है। ठीक है, और जी की वैल्यू दी है, जी इज इक्वल टू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन को समझें पहले। क्या कहा, एक 10 किलोग्राम का एक गुटका है ना, 10 किलोग्राम मास है किसी बॉडी का, गुटके का, वो एक ऐसे आनत तल पर फिसल रहा है जो क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर झुका है। आनत तल मीन्स इंक्लाइन प्लेन, ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है जो 30 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, क्षैतिज से यानी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर झुका है ये। और यहां पर क्या रखा है, इसके ऊपर एक कोई बॉडी रखी है, ये गुटका है, कुछ कैसे भी बना सकते हो आप इसको। इसका जो मास है वो कितना है, 10 किलोग्राम। ठीक है, गुटके का त्वरण ज्ञात कीजिए, एक्सेलरेशन निकालना है। तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे क्योंकि एंगल है, तो mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। ठीक है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगी और इधर एक रिएक्शन लगी कि मान लेते हैं वो n है, ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, गतिज घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू कितनी है, m इज इक्वल टू दिया है 10 किलोग्राम, म्यू इज इक्वल टू दिया है 0.5, म्यू k कह सकते हैं आप इसे, है ना। और g की वैल्यू आपके पास है ही, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a आपको निकालना है। तो यहां से देखें आप, यहां से इक्वेशन लें, ये और ये अपोजिट वेक्टर हैं, तो यहां से एक इक्वेशन तो हमारी यहां से तैयार हो रही है, क्या, mg sin थीटा माइनस fs इज इक्वल टू कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरी क्या बनती है, यहां इन दोनों के अंदर n और mg cos थीटा में, तो ये क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, क्योंकि यहां तो बॉडी नीचे की तरफ को आ रही थी इसलिए ये वैल्यू ज्यादा थी इससे, तो इसलिए हमने दिस माइनस दिस इज इक्वल टू सम फोर्स, वही किया यहां पर। लेकिन इन दोनों के केस में ये दोनों तो बराबर है ना, क्योंकि अगर बराबर नहीं होती तो ये कैसे, या तो इसको दबा देती या ऊपर की तरफ को उछल जाती। इट मीन्स n माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं, या n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। और एक होती है एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर, यहां एफ के लिख सकते हो क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, इन एन, या म्यू के एम जी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। आपको निकालना है ए, है ना। इस इक्वेशन में आ चुका था वैसे ए, प्रॉब्लम आपके पास बची थी क्योंकि इसके अंदर m की वैल्यू थी, थीटा की वैल्यू ये भी है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू, यहां पर लिख लीजिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी है, सिर्फ fs की वैल्यू प्रॉब्लम कर रही थी। इस fs को भी चलिए fk लिख लो आप यहां पे, क्योंकि fk की तरह से दिया हुआ है, तो इस fk की वैल्यू की प्रॉब्लम हो रही थी। अब fk की वैल्यू आपने ये निकाल ली, है ना, इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। अब देखिए जरा, इसमें से m कॉमन आएगा, है ना, और इस m से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, g भी कॉमन आएगा लेकिन वो कैंसिल नहीं होगा, तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, a इज इक्वल टू g ब्रैकेट में यहां पर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो जो चीजें आपको चाहिए वो सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि m से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है इसके अंदर, है ना, तो जो जो चीजें चाहिए उन सारी चीजों को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लें और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। रखिए इनके अंदर वैल्यू, a देयरफॉर a इज इक्वल टू g यानी 9.8, है ना, साइन 30 माइनस 0.5 इंटू कॉस 30 डिग्री। वैल्यू रखें 9.8 साइन 30 मीन्स हाफ माइनस 0.5 और अंडर रूट 3/2 ए। इसको सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाई करके जो भी आपका आंसर आए वो आंसर इसका मैं बता देता हूं, आंसर इसका लगभग आएगा 0.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से भी आपको और चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो ये था आपका फ्रिक्शन का चैप्टर। तो फ्रिक्शन में आपने काफी क्वेश्चन कर लिए और लगभग सारे वो क्वेश्चन कर लिए जो एग्जाम में आने वाले हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि अगर अब भी क्वेश्चन इनमें से कोई क्वेश्चन आता है और फिर भी छूटता है तो वो बहुत अच्छी बात नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन पता था फिर भी आपने तैयार नहीं किया तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो आप इनको तैयार कर लेंगे,
ये आप मुझसे एक तरह से कहते हैं कि आप मुझसे वादा करें कि जो क्वेश्चन यहां पे कराए जा रहे हैं वो क्वेश्चन आप जरूर तैयार करेंगे ताकि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन बिल्कुल ना छूटे। ठीक है, और उनकी जो लेंथ है ना, क्वेश्चन में कितना लिखना है वो भी मैं आपको साथ साथ बता के चल रहा हूं, तो उतना ही आप लिख करके आएंगे ताकि आपके नंबर पूरे आए, उसके ऊपर कोई नंबर कटे नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है इस ब्रह्मास्त्र बैच का। और ये ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए बहुत अच्छे से चल ही रहा है, आप समझ रहे हो, आप देख भी रहे हो, इस बात को देख पा रहे हैं कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरह से हो रही है ना। आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, उतने ही टाइम में आप उस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो। आप थोड़ा सा एफर्ट और लगाएंगे तो आप फिर देखिए आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं आपके एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे और उसको भी आपको इसी तरह से क्लियर करेंगे ताकि वहां पर भी आपके किसी तरह का कोई क्वेश्चन बकाया न रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें अपनी, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।